वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया इस्तीफा। चंपावत विधानसभा सीट से विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने सीट से इस्तीफा दे दिया है। तो सीएम धामी के लिए कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी है और इसीलिए इस्तीफा उन्होंने दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के ने गहतोड़ी का इस्तीफा मंजूर किया है। अब चंपावत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 6 महीने के भीतर सीएम धामी का विधायक बनना जरूरी है और जल्द से जल्द इस सीट पर उपचुनाव अब कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। तो चंपावत विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को विधानसभा की सदस्यता से अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है। और उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब उन्होंने रितु खंडूड़ी को अपना इस्तीफा सौंपा। मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। और विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर पहुंचकर विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की और उस दौरान उन्होंने बताया कि कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। तो उस दौरान की ये तस्वीर है जब रितु खंडूड़ी ने पत्रकारों को संबोधित किया था और ये बताया था कि इस्तीफा सौंपा गया है और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब चंपावत सीट पर उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है, फाइनल हो गया है काफी मंथन के बाद। नमस्कार। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। तो कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था, लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो राज्य बना है, कुछ होता था, लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं, हमारा मातृ संगठन है। देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। हम लोग बैठे, बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। और योगेश सिंवाल मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, आखिरकार तमाम तो मंथन चले, विचार विमर्श किया गया, लेकिन अब जाकर ये साफ हो गई है तस्वीर कि चंपावत से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंपावत ही क्यों? क्योंकि सीट तो तमाम विधायकों ने छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन जब मंथन पूरा हुआ तो चंपावत सीट को ही तय किया गया, ऐसा क्यों?
बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर चंपावत ही क्यों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुना अपने उपचुनाव के लिए। क्योंकि जब हम चंपावत की बात करते हैं तो जिस तरह से खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने बताया है कि मंथन चला। भाजपा उन पार्टियों में आती है जो एक चुनाव, अगर छोटा सा भी चुनाव है, अगर उसे लड़ती है तो पूरा का पूरा उनका मैनेजमेंट उसके लिए काम करता है। पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस तरह से रूपरेखा होगी, किस तरह से। तो अब जब मुख्यमंत्री अपना उपचुनाव लड़ रहे थे उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट उनका जो है वो आगे पूरा काम किया होगा। उसने जानने की कोशिश की होगी कि हम कहां से चुनाव लड़ाए, क्योंकि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने कह दिया था कि हम अपनी सीट से उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब हम चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में जिस तरह से ये जो कैलाश हैं, इन्होंने चुनाव जीता है और लगभग 5 से 6 हजार वोटों से इन्होंने वहां पर चुनाव जीता था। उसके पहले भी वो वहां पर जो है वो रह चुके हैं विधायक, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती थी। लेकिन इतना जरूर है कि जब अब यहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा देखा होगा कि क्या कुछ वहां पे समीकरण बैठ रहा है, किस तरह से समीकरणों को जो है वहां पर बैठाया जाएगा, मुख्यमंत्री किस तरह से वहां पर जीतेंगे, ये सारा का सारा जो है उन्होंने वहां पर पूरे के पूरे विचार विमर्श किए होंगे। और इसी बात को उनके प्रदेश अध्यक्ष भी दोहरा रहे हैं और उसके बाद उनकी इस सीट पर नाम जो है तय किया गया था कि अब कैलाश गहतोड़ी जो है उनकी जगह अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे अपना उपचुनाव। की गई थी तमाम विधायकों की तरफ से और काफी विचार विमर्श भी किया गया होगा कि आखिर कौन सी ऐसी सीट होगी जो सबसे ज्यादा सेफ मुख्यमंत्री के लिए होगी। इस बीच तमाम सीटों पे में से चंपावत ही सीट नजर आई होगी कि सबसे जो आसान तरीके से जीत हासिल हो जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब यही वजह रही होगी कि चंपावत सीट उन्होंने चुनी हो, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले, जहां तक याद है कि सबसे पहले उन्होंने ही पेशकश की थी सीट छोड़ने की। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पेशकश की थी। वो भी उन आधा दर्जन विधायकों में से थे जिन्होंने पेशकश की थी कि मेरे यहां से चुनाव आकर मुख्यमंत्री लड़े। सेफ चुनाव तो कोई भी सेफ नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतना जरूर है कि इस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इस बात को सभी अच्छे से समझते हैं। इस समय अगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री का ग्राफ बहुत ऊपर है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक में लोग काफी जो है उन्हें पसंद कर रहे हैं। फिर चुनाव की अगर बात करें तो कोई भी चुनाव आसान नहीं रहता। इस बात को खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है अच्छे से कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, चाहे वो उपचुनाव ही क्यों ना हो। पूरा जरूर इसमें पूरी तैयारी की गई होगी कि कहां से चुनाव लड़ाया जाए। और जिस तरह से उन्होंने आखिर में जाके चंपावत को चुना है तो जरूर भाजपा को ये मुफीद लगी होगी और मुख्यमंत्री को भी। लिया गया है आला कमान की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि वो जो चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ा जाएगा तो चंपावत सीट से ही लड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही न बरती जाए। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने सीएम धामी को गुरु तेग बहादुर साहिब जी का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे। मानवता और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग को देश कभी नहीं भूल पाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार, अन्य गुरुद्वारा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और देखिए, उत्तराखंड में बिजली संकट की वजह से 3 से 9 घंटे तक की बिजली कटौती की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो अधिकतम 9 घंटे, जबकि छोटे शहरों में 3 घंटे और ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर 4 घंटे तक बिजली की कटौती की गई है। बढ़ती गर्मी के बीच हो रही इस कटौती से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, जबकि उद्योग में उत्पादन में भी कमी आ रही है। बिजली कटौती का सबसे बुरा असर प्लास्टिक, आयरन और फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। बुधवार को उधम सिंह नगर के पंतनगर और सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र में 9 घंटे तक की बिजली कटौती हुई, जबकि रुड़की की औद्योगिक क्षेत्रों में 8 घंटे तक की बिजली की कटौती हुई है। इस तरह से हरिद्वार और सेलाकुई क्षेत्रों में भी 8 घंटे की बिजली कटौती की गई।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टर्स को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इस संदर्भ में नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के करीब 500 पद खाली पड़े हुए हैं और राज्य में 120 पीजी सीटें हैं। पीजी सीटों की कमी से राज्य को कम विशेषज्ञ डॉक्टर मिल रहे हैं। इसके चलते मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का मकसद ये है कि पीजी की सीटों को बढ़ाकर कम से कम 2 गुना किया जाए ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे प्रदेश को विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सके। और इन्हीं खबरों के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर हरिद्वार से है। मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट का मामला सामने आया है। फर्जी ट्रस्ट से श्रद्धालुओं और भक्तों से पैसे ठगे गए हैं। मामले में हरिद्वार नगर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। कुल 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई, अब इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य की तरफ से तहरीर दी गई थी और इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। तो कुल 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार में प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर श्रद्धालुओं और भक्तों से पैसे ठगने का मामला सामने आया है। मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने हरिद्वार नगर कोतवाली में 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी अन्य लोगों के साथ मिलकर मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए इस तरीके की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों से अपनी जान को खतरा भी बताया है। इतना ही नहीं, फर्जी ट्रस्ट तैयार करने में रविंद्र पुरी ने रजिस्ट्रार की भी मिलीभगत बताई है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत फर्जीवाड़ा संभव है ही नहीं, इसलिए वो अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, ये कहा गया है। तो मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा सामने आया है, आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मुकदमा भी दर्ज कराया गया है 9 लोगों के खिलाफ। वर्तमान में जो ट्रस्टीज हैं उनमें से किसी ने एक तहरीर दिया है कि मां मनसा देवी नाम से एक दूसरा ट्रस्ट कुछ लोगों ने बनाया हुआ है जो फर्जी है और उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे फैक्ट आएंगे, फैक्ट के हिसाब से कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सही कौन करे, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा मुझे बताया कि 8-9 लोगों का नाम उन्होंने दिया है जो नए ट्रस्टी उसमें मेंशन है। तो बाकी देखते हैं कि किसका क्या रोल है वो। और राजकुमार पाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार, मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट चलाया जा रहा है, ये जानकारी है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या और इस पूरे मामले में कैसे जांच आगे बढ़ रही है और किस किस के नाम सामने आए हैं? दीपिका, आपको बता दें कि मां मनसा देवी ट्रस्ट के नाम से फर्जी ट्रस्ट का यहाँ पर बनाने का मामला सामने आया। वहीं अब कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत 9 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा हुआ है। जो 3 लोगों ने यहाँ पर एक ट्रस्ट का जो गठन किया था और फर्जी जो यात्रियों से जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनसे चंदे की उगाही करने के लिए ये ट्रस्ट बनाई गई थी, जिसके खिलाफ महंत रविंद्र पुरी महाराज जी ने और ट्रस्टी जो अनिल शर्मा है उन्होंने कोतवाली हरिद्वार में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और साथ ही पुलिस महकमे का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी दीपिका। राजकुमार, ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों के साथ ठगी भी की गई है, धोखाधड़ी भी की गई है। कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ? दूसरा ये कि अभी तक कितने लोगों को ठगा गया है, शिकायत कितने लोगों की तरफ से की गई है?
जी बिल्कुल, दीपिका, आपको बता दें कि किस तरीके से फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया था। कुछ कर्मचारी लोग थे जो वहां पर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट में पहले से ही कार्यरत थे, और उन्होंने अपने नाम से एक मनसा देवी मां के ट्रस्ट के नाम से दूसरी ट्रस्ट का भी गठन कर दिया था। जो ट्रस्ट पहले से ही चल रही है उसके नाम का दूसरी जगह उपयोग किया जा रहा है। वहां पर उस दूसरी जगह से जो चंदा आता है, जो बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं, वो चंदे के रूप में यहाँ पर पर्ची कटाकर दान देते हैं। उसकी भी फर्जी रसीदें जो है वहां पर मौजूद पाई गई हैं। उसकी अभी जांच चल रही है। पुलिस महकमा इसमें पूरी तरह से जांच कर रहा है। इसके बाद ही जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार, रविंद्रपुरी की तरफ से रजिस्ट्रार की भी मिली भगत बताई जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी, रजिस्ट्रार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराएंगे। तो क्या रजिस्ट्रार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जब उनका नाम ये इस पूरे मामले में लिया जा रहा है? कोई सफाई पेश की गई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जब ट्रस्ट का गठन किया गया होगा, उसमें रजिस्ट्रार ने साइन किए होंगे, तो सभी तथ्यों की जांच यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से की जा रही है। वहीं मंदिर प्रशासन जो है, मनसा देवी मंदिर प्रशासन महंत रविंद्रपुरी हैं, लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी को आगे की कार्रवाई के लिए और जो भी सबूत अभी पुलिस इकट्ठा कर रही है, उन्हीं के तथ्यों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी दीदी। राजकुमार, कुल 9 लोगों का इसमें नाम लिया जा रहा है और अनिल शर्मा की तरफ से हालांकि शिकायत भी दर्ज कराई गई है और ये कह रहे हैं कि 9 लोगों का नाम इसमें शामिल है, मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। कुल कितने लोग इसमें शामिल इसके अलावा और हो सकते हैं? क्या उनकी तरफ से और भी कोई नाम लिए गए हैं कि या सिर्फ 9 लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए 9 लोगों का नाम दर्ज जो है नाम के साथ में यहाँ पर FIR दर्ज कराई गई है। अब पुलिस ने मुकदमा भी इन 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। वहीं और भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो जांच के अंदर जो भी साथी जो लोग इनके साथ में होंगे, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अभी 9 लोगों के नाम जो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, मैं आपको रोक रही हूँ उनके जरा। खिलाफ। जी, मैं रोक रही हूँ आपको जरा। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कर्नाटक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। बेंगलुरु में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मंच पे भी चंद्रशेखर जी बैठे हैं, पृथ्वी जी, भास्कर राव साहब और बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूँगा। कई लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, उसके बाद कोई उसको ट्रांसलेट कर देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कन्नड़ में नहीं बोल पाऊँगा, मैं हिंदी में बात करूँगा। मेरा अभी 2 दिन पहले दांत का एक ऑपरेशन हुआ था। बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था, बहुत पेन था, लेकिन मैंने पृथ्वी को बोला कि आज यहाँ पे हजारों किसान आने वाले हैं। आज यहाँ पे किसानों के नेता चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो चाहे मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़े, मैं आऊँगा जरूर यहाँ पे। तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूँ। मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं। हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आज यहाँ पे हजारों किसान पूरे कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं। आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। किस चीज की बधाई, 2 मिनट में बताता हूं। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया। उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं,
इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था। उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है, वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था, उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए, उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उनके अहंकार को आपने रौंद दिया। आज किसानों को राजनीति में आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल के बाद भी आज किसानों का इतना बुरा हाल है। देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, छोटा किसान खासकर, इतनी गरीबी की हालत में जीता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मैं कुछ और बन जाऊं, लेकिन मैं किसानी नहीं करूंगा। इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया। अभी जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, देश का 45% लोग किसानी के ऊपर निर्भर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर लोग अगर किसानी पे निर्भर हैं, अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं। चंद्रशेखर जी, हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं। हम भी रामलीला मैदान में बैठा करते थे अन्ना हजारे जी के साथ। हमें भी, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। तो कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पहला दौरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है और बेंगलुरु में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।